आज की वीडियो में हम मौर्य सल्तनत और ख़ास तौर पे अशोका द ग्रेट की फैमिली ट्री की बात करेंगे। एक ऐसी सल्तनत जिसने तारीख में पहली दफ़ा बरसगीर के तमाम इलाकों को इकट्ठा कर लिया और कमोबेश 137 साल तक इन इलाकों पे कायम रही। वो सल्तनत जिसे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने वाली सबसे बड़ी सल्तनत समझा जाता है, जो अफगानिस्तान में कंधार से लेके बांग्लादेश तक फैली हुई थी। अपनी पीक पे इस सल्तनत का एरिया या रकबा 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया था। मतलब ये सल्तनत उस्मानी सल्तनत से सिर्फ 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर छोटी थी। मौर्य सल्तनत की बुनियाद कब और किसने रखी? अशोका के साथ ऐसा क्या वाकया पेश आया कि उसने सल्तनत का मजीद फैलाव रोक दिया, और ये सल्तनत छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम क्यों हो गई, और इस सल्तनत के खात्मे की क्या वजूहात थी? मैं हूं एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूअर्स, मौर्य सल्तनत के फाउंडर या बानी चंद्रगुप्ता मौर्य थे, जिन्होंने अपने एक एडवाइजर या मुशीर चाणक्य की रहनुमाई से नंदा सल्तनत को शिकस्त दी और पूरे शुमाली हिंदुस्तान का कंट्रोल संभालते हुए अपनी मौर्य सल्तनत की बुनियाद रख दी। इस सल्तनत की बुनियाद सन 350 कबले मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 350 साल पहले रखी गई। इस सल्तनत का कैपिटल पाटलिपुत्रा था, जो मौजूदा दौर का बिहार का शहर पटना कहलाता है। चंद्रगुप्ता मौर्य का ये ख्वाब था कि बरसगीर के तमाम इलाकों को इकट्ठा करके यहाँ एक ताकतवर सल्तनत कायम की जाए। यही वजह थी कि बहुत कम अरसे में उन्होंने अपनी आसपास की रियासतों को फतह करते हुए पंजाब, इंडस वैली और गुजरात के इलाकों पे भी कब्जा कर लिया। 25 साल से ज्यादा हुकूमत करने के बाद चंद्रगुप्ता अपने बेटे के हक में तख्त से दस्तबरदार हो गए। मतलब उन्होंने हुकूमत अपने बेटे बिंदुसारा के हवाले कर दी। बिंदुसारा ने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए जंगों और सिफारतकारी से सल्तनत को वुसअत देना जारी रखा। इनके दौर में मौर्य सल्तनत की हिंदुस्तान के साउथ या जनूब में भी फतूहात का आगाज हुआ और इन्होंने सल्तनत की सरहदों को हैदराबाद दक्कन तक पहुंचा दिया। इसके साथ साथ बरसगीर के बेशतर दूसरे इलाकों को भी मौर्य सल्तनत में शामिल कर लिया गया। अपने वालिद की तरह बिंदुसारा ने भी तकरीबन 25 साल तक मौर्य सल्तनत पे हुकूमत की। इन्होंने अपने एक बेटे सुसीमा को सल्तनत के क्राउन प्रिंस का ओहदा दे रखा था। मतलब इनके बाद इनके इसी बेटे ने अगला हुक्मरान बनना था। लेकिन बिंदुसारा की 16 बीवियों से 101 बच्चे थे और इनकी मौत के बाद इनके बेटों में तख्त को लेके एक खाना जंगी का आगाज हुआ, जो अगले तकरीबन 4 साल तक जारी रही। इस खाना जंगी में सबसे आगे बिंदुसारा के 2 बेटे सुसीमा और अशोका थे, जो तख्त हासिल करने की दौड़ में सबसे आगे थे। इनमें अशोका, जो अपने वालिद के दौर में उज्जैन शहर के गवर्नर के ओहदे पे फाइज था, जैसे ही इसे अपनी बाप की मौत की खबर मिली तो इसने अपनी फौज के साथ सल्तनत के कैपिटल पाटलिपुत्रा की तरफ मार्च किया और क्राउन प्रिंस सुसीमा के वहां न होने का फायदा उठाते हुए तख्त का कंट्रोल संभाल लिया। अशोका ने तख्त पे बैठते ही क्राउन प्रिंस सुसीमा समेत अपने 99 भाइयों को कत्ल कर दिया और सिर्फ अपने हकीकी भाई विटाशोका को जिंदा छोड़ा। व्यूअर्स, अशोका मौर्य सल्तनत का तीसरा हुक्मरान तो बन गया, लेकिन इसका बाप बिंदुसारा इसे बिल्कुल पसंद ना करता था। उसकी वजह अशोका की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत थी, लेकिन इसके बाप को क्या पता था कि उसका यही बेटा एक दिन अजीम तरीन हुक्मरान साबित होगा और जिसे ज़माना एक दिन अशोका द ग्रेट के नाम से याद करेगा। व्यूअर्स, अशोका को हिंदुस्तानी तारीख के सबसे मशहूर और अहम तरीन हुक्मरानों में से एक माना जाता है। अपने दौरे हुकूमत के शुरुआत में तो अशोका ने अपनी सल्तनत को चारों तरफ फैलाया और कुछ ही अरसे में मौर्य सल्तनत अपने एरिया या रकबे के लिहाज से पीक पे पहुंच गई। एक अंदाजे के मुताबिक अशोका के दौर में ये सल्तनत 5 मिलियन या 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे तक पहुंच चुकी थी।
और साउथ की कुछ तमिल रियासतों को छोड़ के पूरे बड़े सगीर पे अशोका द ग्रेट की हुकूमत थी, जो अफगानिस्तान से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साउथ तक फैली थी। यहाँ आपको ये भी बताते चले कि कई लोग ये दावा करते हैं कि मुगल सल्तनत मौर्य सल्तनत से बड़ी थी, जबकि हकीकत में मुगल सल्तनत का रकबा 4 मिलियन या 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और मुगल्स कभी भी पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत कायम न कर सके। तारीख में बरे सगीर सिर्फ 2 मरतबा मुकम्मल तौर पे फतह हुआ, एक दफा तो अशोका के दौर में और दूसरा ब्रिटिश एम्पायर के दौर में। व्यूअर्स, अशोका ने बहुत तेजी से पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल तो संभाल लिया, लेकिन एक जंग ने उसकी जिंदगी को बिल्कुल बदल के रख दिया। इस जंग को कलिंगा की जंग कहा जाता है, जो अशोका और उसकी फौज ने किंगडम ऑफ कलिंगा के खिलाफ लड़ी थी। इस जंग में अशोका को फतह तो हो गई, लेकिन ये एक इंतहाई खूंखार जंग साबित हुई, जिसमें दोनों तरफ कत्ल होने वाले जंगजुओं की तादाद 2,50,000 थी और इसी कत्ल और गारत ने अशोका को हिला के रख दिया और ये जंग इस अजीम बादशाह की आखिरी जंग साबित हुई। कहा जाता है कि कलिंगा की जंग के बाद अशोका ने बुद्ध मत मजहब इख्तियार कर लिया, जिसके बाद अशोका की फौजी फतूहात और सल्तनत का फैलाव बिल्कुल रुक गया। चुनाचे अब अशोका बुद्ध मत का सबसे बड़ा पैरोकार बन के सामने आया और सल्तनत को फैलाने और जंगे करने की बजाय अब बुद्ध मत की तालीमात पूरी मौर्य सल्तनत में फैलाने लगा। उसने अपनी सल्तनत में बहुत सी बुद्ध स्तूपास भी बनवाए, जहां ये लोग इबादत किया करते। व्यूअर्स, मौजूदा दौर के हिंदुस्तान में अशोका को इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है कि इंडियन स्टेट का ऑफिशियल एम्बलम और इंडियन फ्लैग के व्हील का ताल्लुक भी अशोका से ही है। अगर अशोका के बच्चों की बात की जाए तो उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी शादियां की, जिनसे उसके कई बच्चे पैदा हुए। उसकी पहली शादी देवी से हुई, जो सेंट्रल इंडिया के एक बड़े ताजिर की बेटी थी, और अशोका से इसकी शादी तख्त पे बैठने से पहले हुई कि जब वो सल्तनत का एक शहजादा था। इस शादी से महिंदा और संगामिता पैदा हुए और ये दोनों बहन भाई श्रीलंका में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए श्रीलंका हिजरत कर गए। इसके बाद अशोका ने दूसरी शादी करूवकी से की। ये वो वाहिद महारानी है जिसका जिक्र मुख्तलिफ रवायात में अशोका के नाम के साथ मिलता है। इस शादी से एक शहजादा तिवाला पैदा हुआ। अशोका की तीसरी शादी पद्मावती से हुई। इस शादी से इनका एक बेटा कुनाला पैदा हुआ और अशोका का ये बेटा मौर्य सल्तनत का क्राउन प्रिंस भी था। अशोका ने तीसरी शादी असंधामित्रा से की, लेकिन इस शादी से अशोका की कोई औलाद पैदा ना हुई, तो असंधामित्रा ने अशोका की लोंडी से पैदा होने वाली एक बेटी चरुमती को गोद ले लिया। चरुमती की शादी नेपाल के एक शहजादे से हुई और इसने नेपाल में बुद्धिज्म का प्रचार किया। इन ऑफिशियल बीवियों के अलावा अशोका की बेशुमार लोंडियों से भी कई बच्चे पैदा हुए, लेकिन अशोका के बाद बदकिस्मती से उसके किसी भी बेटे के मुकद्दर में बादशाह बनना ना था। वो कुछ ऐसे कि उसका बेटा महिंदा एक बुद्धिस्ट मॉन्क बन चुका था और उसने बादशाहत लेने से इनकार कर दिया। कुनाला जब क्राउन प्रिंस था तो ये अंधा हो गया और तिवाला अपने वालिद से पहले ही इंतकाल कर चुका था। चुनाचे अशोका की मौत के बाद मौर्य सल्तनत अंदरूनी तौर पे बहुत सी बगावतों का शिकार हो गई, लेकिन अशोका के एक पोते दशरथा मौर्य ने तमाम बगावतों को कुचलते हुए तख्त का कंट्रोल संभाल लिया, जो प्रिंस तिवाला का बेटा था। इसके दौर में सल्तनत के कई इलाके सेंट्रल हुकूमत से टूट के अलग हो गए। इसने अपने बाप की मजहबी और मुआशी पॉलिसीज को जारी रखा। व्यूअर्स, दशरथा आखिरी मौर्य शहंशाह था जो शाही खुतबे जारी किया करता, लेकिन इसका दौर दूसरे मौर्य हुक्मरानों की निस्बत बहुत गैर मकबूल था। यही वजह है कि इसके दौर के बारे में तारीख में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। दशरथा का जानशीन उसका एक कजन संप्रति मौर्य बना, जो किंग अशोका का पोता था। इसकी खास बात यह है कि इसको बुद्ध मत के बरक्स जैनिज्म या जैन मत कबूल करने के लिए जाना जाता है।
व्यूअर्स, जैन मत को भी कदीम हिंदुस्तान के एक बड़े मजहब के तौर पे जाना जाता है। इसके बाप अशोका के बरक्स इसके दौर में जैन मत खूब फैला और कहा जाता है कि इसने जैन मजहब के अकीदे को सपोर्ट करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए, जिनमें जैन मत के पैरोकारों के लिए 1,50,00,000 बुत बनाना सरफहरिस्त था। लेकिन संप्रति को आखिरी इफेक्टिव मौर्य शहंशाह के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि इसकी मौत के बाद मौर्य सल्तनत का डाउनफॉल शुरू हो गया था। संप्रति के बाद उसका बेटा शाली शुका अगला मौर्य शहंशाह बना, जो एक इंतहाई झगड़ालू और बदनीयत हुक्मरान के तौर पे जाना जाता है। इसके साथ साथ इसे मौर्य सल्तनत का जालिम तरीन बादशाह भी माना जाता है, जो अपनी ही सल्तनत के लोगों पे जुल्म किया करता। यही वजह थी कि इसके दौर में सल्तनत अपने खात्मे के करीब पहुंच चुकी थी। अगले आने वाले 2 शहंशाहों के दौर में मौर्य सल्तनत छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो गई और इन तमाम हिस्सों को मुख्तलिफ हुक्मरान कंट्रोल किया करते और मौर्य बादशाहों की अब कोई अहमियत बाकी न बची। चुनाचे मौर्य सल्तनत के आखिरी हुक्मरान बहादुर मौर्य को अपने ही एक जनरल पुष्यमित्रा सोंगा ने तख्त से हटा के तख्त पे बैठ गया और इसने अपनी सोंगा डायनेस्टी की बुनियाद भी रख दी। तो यूं मौर्य सल्तनत की तकरीबन 137 साला दौरे हुकूमत का मुकम्मल खात्मा हो गया। मौर्य सल्तनत के खात्मे के बाद बरसगीर के ज़्यादातर इलाके छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गए और फिर इस इलाके को सदियों तक कोई भी इकट्ठा ना कर सका। अलबत्ता सिर्फ ब्रिटिश राज के अंडर ये सारा इलाका दोबारा से बरतानिया के कंट्रोल में जाके इकट्ठा हुआ, जिसे फिर ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। व्यूअर्स, मुगल सल्तनत के कितने और कौन से बादशाहों ने बरसगीर पाको हिंद पे हुकूमत की? मुगल शहंशाहों की मुकम्मल फैमिली ट्री देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।